हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन राइटर्स रविंद्रनाथ टैगोर। नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन उसी रेफरेंस में आज हम एक और उनकी कविता की भी बात करेंगे जो कि गीतांजलि से ली गई है, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, उनका क्या जो है स्थान है हमारे भारतीय इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में, और साथ ही साथ जो है वो लिटरेचर में उनका पूरे वर्ल्ड में क्या रिकॉग्निशन है, क्या उनका प्लेस है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो शुरुआत से शुरू करते हैं कि जो है उनके जन्म की बात यदि होती है तो उनका जन्म हुआ था 7 मई 1861 यानी 7 मई 1861 को, और उनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 आज़ादी से कुछ दिनों पहले ही जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। ऑल्सो नोन एज रविंद्रनाथ ठाकुर, और शुरुआती नाम उनका जो है रविंद्रनाथ ठाकुर ही था और उस नाम से भी उन्हें जाना जाता है, और समटाइम्स उन्हें एक उपाधि मिली हुई थी गुरुदेव, उसके नाम से भी उन्हें बुलाया जाता है। ही वॉज ए बंगाली राइटर, वो एक बंगाली राइटर थे, लेखक थे। उसके साथ ही साथ वो एक कवि, बहुत ही अच्छे कवि, कंपोजर, रचयिता, फिलोसोफर, एक दार्शनिक और एक पेंटर भी थी। He gave a new shape to Bengali literature and music. बंगाली संगीत और साहित्य को उन्होंने एक नया रूप दिया। And he also reshaped, उन्होंने एक नया रूप दिया इसे तो इंडियन आर्ट, भारतीय कला को भी जो है उन्होंने एक नया रूप दिया। In the late 19th century and early 20th century, 19वीं शताब्दी के आखिरी में और 20वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में उन्होंने जो है भारतीय कला को एक नया आयाम तक दिया। उन्होंने वेल नोन फॉर सेंसिटिव, ब्यूटीफुल एंड फ्रेश वर्ड्स ऑफ गीतांजलि, गीतांजलि की कविताओं के लिए उन्हें जो है जाना जाता है, जो कि काफी सेंसिटिव, संवेदनशील, भावुक जो है, ब्यूटीफुल, काफी सुंदर से उसे लिखा गया है, एंड फ्रेश, और इससे पहले ऐसा कभी कुछ नहीं लिखा गया था। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1910, यानी 1910 में इसको प्रकाशित किया गया था गीतांजलि को। पहले ये बांग्ला भाषा में था, बाद में उसे जो है अंग्रेजी में फिर से लिखा गया था इन्हीं के द्वारा, और जो कि 1912 में पब्लिश हुआ था इन इंग्लिश। फॉर दिस, इसके लिए उन्हें जो है ही आल्सो गॉट द नोबेल प्राइज, नोबेल पुरस्कार भी मिला इन 1913, 1913 ईस्वी में। ही इज आल्सो नोन एज द बार्ड ऑफ बंगाल, और जो है वे बार्ड ऑफ बंगाल के नाम से भी जाने जाते हैं। His most of the poetry remained unpublished, उनकी ज्यादातर जो कविताएं हैं अनपब्लिश्ड रही। अनपब्लिश्ड मीन्स बोले तो कि उतना पॉपुलर नहीं हो पाया, क्योंकि उनकी जो ज्यादातर कविताएं हैं, उनकी ज्यादातर जो रचनाएं हैं वो बंगाली भाषा में लिखी गई है, और स्वाभाविक है बंगाली भाषा एक रीजनल है, क्षेत्रीय भाषा है, इसके कारण से उसे जो है ज्यादातर लोग उसे ना पढ़ पाए ना ही समझ पाए, इस कारण से वो ज्यादा पॉपुलर ना हो पाए। बिकॉज इट वॉज रिटन इन बंगाली लैंग्वेज, क्योंकि यह एक बंगाली भाषा में लिखी गई थी। बोर्न इन ए बंगाली ब्राह्मण फैमिली, बंगाली ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था, ऑफ कलकत्ता, जो कि अभी कोलकाता के नाम से जानी जाती है। ही स्टार्टेड राइटिंग ओनली एट द एज ऑफ 8 साल की उम्र में ही उन्होंने जो है लिखना शुरू कर दिया था। हिज फर्स्ट पोएम वाज पब्लिश्ड एट द एज ऑफ 18 साल की उम्र में उनकी पहली कविता पब्लिश हुई थी अंडर हिज स्यूडोनिम, उनका एक जो है झूठा नाम, स्यूडोनिम कहा जाता है जिसमें कि उन्होंने अपना सच्चा नाम उजागर नहीं किया, एक पेन नेम कह सकते हैं या स्यूडोनिम कह सकते हैं, जिसके अंदर उसका नाम स्यूडोनिम जो था भानु सिम्हा ठाकुर था, भानु सिम्हा ठाकुर। ही आल्सो फाउंडेड विश्व भारती यूनिवर्सिटी, विश्व भारती यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की उन्होंने। ही रोट जन गण मन एंड आमर सोनार बांग्ला। तो आपको मैं बता दूं कि ये इकलौते ऐसे जो है व्यक्ति हैं, पर्सनालिटी हैं, जिन्होंने 2 देशों के लिए राष्ट्रगान लिखा, जो कि इंडिया, फर्स्ट इज इंडिया एंड द सेकंड इज बांग्लादेश। राष्ट्रगान आप जान ही रहे, हमारे देश का जन गण मन इन्हीं के द्वारा रचित है, और बांग्लादेश का भी जो राष्ट्रगान है आमार सोनार बांग्ला, और ये इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। और इनके बारे में और बात करें तो इतना कुछ जो है इनके बारे में है कि कहना जो है कम शब्दों में सटीक नहीं होगा, तो आइए हम पोएम की बात करेंगे। तो पोएम जो है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर,
हम लोग कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो इस पॉइंट में आखिर बात क्या की गई है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। शीर्षक से ही स्पष्ट होता है कि कभी एक ऐसे स्थिति, एक ऐसे सिचुएशन को इमेजिन कर रहे हैं, एक ऐसे स्थिति की कल्पना कर रहे हैं जहां हमारा मन बिना किसी भय के हो। अब स्वाभाविक है, यह कविता जो है 1900 से 1910 के बीच लिखी गई है। उस समय हमारा देश जो है गुलाम था, हम उपनिवेश थे, ब्रिटिशर्स के, अंग्रेजों के गुलाम थे, और हम एक ऐसी मानसिक परिस्थिति से जूझ रहे थे जहां हमारे मन में कहीं ना कहीं एक डर सा था कि हमारी जिंदगी का कब कौन सा हमारी जिंदगी में मोड़ आएगा, नहीं आएगा। तो इन्होंने जो है उस वक्त ये लिखा, तो स्वाभाविक है कि ये काफी ज्यादा इफेक्टिव और इम्पैक्टफुल रहा होगा। और इस कविता की शुरुआती पंक्तियों में इन्होंने बात की है फ्री नॉलेज, फ्री नॉलेज की बात की है, वेयर द नॉलेज इज फ्री एंड द हेल्थ इज हाई, तो हाइज। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें बात की गई है कि इन्होंने कहा है कि जहाँ जो है शिक्षा जो है फ्री हो, लाइक हर कोई शिक्षा को हासिल कर सके, इल्म को सब कोई हासिल कर सके। क्योंकि देखिए उस दौर में शिक्षा का अधिकार सबको प्राप्त नहीं था, सब कोई शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते थे। तो इन्होंने एक ऐसी एक सिचुएशन की कल्पना की जो शायद उस समय नहीं था, और वो शिक्षा के अधिकार के बारे में, शिक्षा की स्वतंत्रता को लेकर कि हर कोई, जो कोई इच्छुक हो वो शिक्षा ग्रहण कर सके, जो कि उस समय ऐसा नहीं था। उसके अलावा उन्होंने बात की वाइडेन थॉट वर्सेस नैरो फ्रेगमेंट्स, लाइक नैरो थॉट और वाइडेन थॉट्स। मतलब हम जो है पूरे बड़े पैमाने पर सोचें, हमारी सोच संकीर्ण ना हो। वो एक ऐसे देशवासियों से अपील कर रहे हैं या फिर भगवान से वो प्रार्थना कर रहे हैं, एक चूंकि एक प्रेयर भी माना जाता है इसे, तो इस प्रेयर में वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश के लोगों के मन में कोई छोटी भावना ना हो, वे पूरे देश के लोगों के लिए सोचें। यानी नैरो डोमेस्टिक वॉल्स ना हो, हम फ्रेगमेंट्स में ना बटे हों। फ्रेगमेंट्स का अर्थ होता है टुकड़ा, यानी हम टुकड़ों में ना हो। यानी कह सकते हैं इन्होंने यूनिटी पर भी जोर दिया कि हम नेशनल यूनिटी यानी राष्ट्रीय एकता, हमारे जब तक जनता के बीच जो है एकता का भाव नहीं उत्पन्न होगा, यूनिटी नहीं आएगा उनके बीच, तो स्वाभाविक है हम आजादी के लिए भी नहीं लड़ सकते थे। और मैं बता दूं कि जो है इनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे, चाहते थे कि ये काफी अच्छी पढ़ाई करें, बैरिस्टर की पढ़ाई करें, और इस कारण से उन्हें जो है इंग्लैंड भी भेजा गया था। लेकिन पढ़ाई में इनका खासा मन नहीं लगा और ये इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, ड्रॉप कर दी बीच में ही, और जो है ये अपनी देश की स्थिति जो है स्थिति को समझने लगे, और उन्होंने भी बहुत सारा प्रयास किया। ही पार्टिसिपेटेड इन ए लॉट ऑफ फ्रीडम मूवमेंट्स टाइम टू टाइम, यानी समय समय पर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी हिस्सा लिया। और इनके अलावा जो बात करें इसमें, इस कविता में वे कहते हैं ट्रू वर्ड्स, ट्रू पीपल, परफेक्शन एंड टायरलेस आर्म्स। टायरलेस आर्म्स यानी कि हम अथक प्रयास करें, आवर एफर्ट्स शुड बी टायरलेस, यदि हम बिना थके बिना रुके काम करेंगे, अनस्टॉपेबल हो जाएंगे, तो शायद हम ज्यादा आगे बढ़ पाएंगे। ट्रू वर्ड्स, उसके अलावा उन्होंने एक और चीज बात की, सच्चाई पर जोर दिया, ट्रूथ पर, यानी हम जो भी बोले सच बोले। ट्रू पीपल, और जब सच बोलेंगे हम सच्चे लोग होंगे, और शायद विकास और ज्यादा हमारा आगे बढ़ना संभव हो पाएगा, चाहे वो जिस भी क्षेत्र में हो, और हम परफेक्ट हो जाएंगे और हम परफेक्शन की ओर बढ़ेंगे। वी विल मूव टुवर्ड्स परफेक्शन, यानी हमारे अंदर एक पूर्णता आएगी, परफेक्शन आएगी, और इस वजह से हम जो है रीजनेबल होंगे, हम बुद्धिमान होंगे, और हम अपने देश के हित में सोच पाएंगे। वी will be able to think about the development, about the freedom of our country. Stream of reason और डेड हैबिट, दो चीज की बात की। रीजन का अर्थ जो है बहुत सारा होता है, रीजन अर्थ कारण भी होता है, बुद्धि भी होता है रीजन का अर्थ, यानी ही प्रेड टू गॉड टू बी आवरसेल्व्स, यानी हम लोग कैसे हो, रीजनेबल हो, बुद्धिजीवी हो, इंटेलेक्चुअल्स हो, और हमारी सोच जो है डेड हैबिट्स में ना खो जाए, यानी हम जो है सुपरस्टिशियस सिस्टम्स को मानते ना चले जाएं। लाइक उस समय बहुत सारी बुरी प्रथाएं भी थी, और उसके अंत के लोग को लेकर भी कह सकते हैं यहाँ पर उनका विचार था ऐसा कि यानी हम अभी जो हमारे समाज में जो कुरीतियां उस समय बहुत ज्यादा थी, सती प्रथा और भी सारे ऐसी बातें, चूंकि उसके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर
खुद जो है एक ब्रह्म समाज के जो है एक सदस्य थे, ब्रह्म समाज के सदस्य थे। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, और एक अंतिम पंक्ति में उसकी दोहराना चाहूंगा उस कविता की, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, मतलब उस स्वतंत्रता की स्वर्ग में, उस स्वतंत्रता की जगह पर माय फादर, मेरे पिता, फादर में एफ कैपिटल है, मतलब ये गॉड को जो है संबोधित किया गया है, गॉड को एड्रेस किया गया है। लेट माई कंट्री अवे, मतलब मेरे देश को जगा कर जो है उस स्वर्ग में ले चलो, उस हेवन में ले चलो जहां ऐसी सारी स्थितियां हो। तो क्या स्थितियां हो? नॉलेज फ्री हो, हम पार्ट्स में, फ्रैगमेंट्स में ना बटे हों, हम एक हों, वी विल बी यूनाइटेड, हम एक हों, और हम जो है सब मिलकर देश हित के लिए काम कर पाए, और भी अन्य सारी चीजें, जैसे कि हमने कहा आपको स्ट्रीम ऑफ रीजन, ट्रू वर्ड्स, ट्रूथ इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हिज मोटो, यानी वो जो कुछ भी सोच रहे हैं उस पर ट्रूथ जो है एक इम्पोर्टेंट पार्ट रखता है अपना। और सो यदि समअप करें तो यह कविता अपने आप में जो है एक यूनिक है, और इससे जो है कवि के पैट्रियोटिक फीलिंग्स को भी जो है रिलेट किया जा सकता है, यानी वो एक पैट्रियोट की तरह भी जो है इस कविता में सामने आए हैं, क्योंकि उन्होंने इस कविता में देश के लिए सोचा है, देश के लिए कुछ अच्छा सोचा है। तो यानी एक तरह से यहाँ पर पैट्रियोटिज्म के फीलिंग्स की भी भनक आती है, महक आती है। तो यहाँ पर एक पैट्रियोटिक पोएम भी इसको कह सकते हैं, प्रेयर तो है ही, और साथ ही साथ ये पैट्रियोटिक सॉन्ग भी इसको हम कह सकते हैं। और यह कविता के बारे में और ज्यादा जानना चाहें तो हम जो है यह गीतांजलि से ली गई है। गीतांजलि पहली बार 1910 में पब्लिश हुई थी, जो कि बांग्ला भाषा में हुई थी, लेकिन दोबारा इन्होंने फिर, क्योंकि वे चाहते थे कि उनकी कविता को ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ पाए, तो 1912 में फिर से यह अंग्रेजी भाषा में पब्लिश हुई, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला। और नोबेल प्राइज बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत गिनी चुनी हस्तियों को ही मिलता है। शायद यदि मैं गलत ना हूं तो ये पहले ऐसे इंसान थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला हमारे इंडिया में, और नोबेल प्राइज हर किसी को नहीं मिलता। महात्मा गांधी तक को बहुत बार नॉमिनेट किया गया, लेकिन नोबेल प्राइज से सम्मानित नहीं किया गया था, क्योंकि वे उसके लिए सुटेबल नहीं पाए गए थे, यानी उनके अंदर भी बहुत सारी ऐसी खामियां थी जिस कारण से उन्हें नोबेल प्राइज शायद नहीं दिया गया। और 1948 में भी मरणोपरांत भी उनका नॉमिनेशन हुआ था, लेकिन उस साल भी उन्हें मरने उपरांत भी जो है नोबेल प्राइज ना दिया गया। यानी ढेर सारी ऐसी बातें हैं। तो इनके बारे में मिला जुलाकर कहें तो ये बहुत ही एक जो है ग्रेट सेंट के तौर पर, ग्रेट पोएट के तौर पर, ग्रेट कंपोजर, ग्रेट पेंटर, ग्रेट म्यूजिशियन, या चूंकि एक म्यूजिक से भी इनका काफी ज्यादा लगाव था, यानी इन्होंने बहुत सारी ऐसी पोएट्री लिखी जो जिन्हें आज गाया भी जाता है। तो ये था रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में और इस कविता के बारे में, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।